मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 11 लेखांकन अनुपात अकाउंटिंग रेशियो। और हमारा आज का टॉपिक है शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो क्या होते हैं और इनके अंदर हम किन किन अनुपातों की गणना करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंसी शोधन क्षमता रेशो से। शोधन क्षमता अनुपात से आशय व्यवसाय की वाहे दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता की माप करने से है। यहाँ पर शोधन क्षमता का तात्पर्य दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान करने की क्षमता से है। इस अनुपात की गणना का जो उद्देश्य है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जांच करना है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि व्यवसाय के दीर्घकालीन दायित्वों का भुगतान करने में संस्था सक्षम है अथवा नहीं है। तो इसमें बताया गया कि जो सॉल्वेंसी रेशो है, शोधन क्षमता रेशो है, वह इस बात की जानकारी देता है या उसके द्वारा हम इस बात को मेजर कर सकते हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं या जो हमारे बाहरी दायित्व हैं उनको भुगतान करने की कैपेसिटी, उनको भुगतान करने की एफिशिएंसी संस्था के पास है या नहीं है। यहाँ जो शोधन क्षमता है यानी जो हमारा सॉल्वेंसी है, शोधन क्षमता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है जो फर्म के लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं या लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनको पेमेंट करने की क्षमता, उनको पेमेंट करने की कैपेसिटी। और इस अनुपात को, सॉल्वेंसी रेशो को हम क्यों निकालें, तो इस अनुपात को निकालने का जो मेन मोटो होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है संस्था की, अपने फर्म की फाइनेंशियल पूंजी को एग्जामिन करना, उसकी जांच करना, जिससे हम ये पता लगा सकें कि जो हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, जो हमारे दीर्घकालीन दायित्व हैं, उनका भुगतान करने में फर्म सक्षम है या नहीं है। जिस तरह से अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने के लिए हम तरलता अनुपात की गणना करते थे, उसी तरह से दीर्घकालीन दायित्वों के भुगतान की क्षमता, भुगतान की जो क्षमताएं हैं उसको मापने के लिए हमें शोधन क्षमता अनुपात की गणना करनी होती है। तो इसमें हम निम्नलिखित अनुपातों की गणना करते हैं। पहला है शोधन अनुपात या ऋण क्षमता अनुपात, टोटल डेप्ट रेशो या सॉल्वेंसी रेशो। दूसरा है ऋण क्षमता अनुपात, डेप्ट इक्विटी रेशो। तीसरा है स्वामित्व अनुपात, प्रॉपराइटरी रेशो। और चौथा है स्थायी संपत्ति अनुपात, फिक्स एसेट्स रेशो। और पांचवा है ब्याज आवर्त अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले शोधन क्षमता या ऋण क्षमता अनुपात, टोटल डेप्ट रेशो या सॉल्वेंसी रेशो से। यह अनुपात कुल बाहरी दायित्व, दीर्घकालीन दायित्व व चालू दायित्व व कुल संपत्ति के मध्य संबंध को दर्शाता है। कुल संपत्ति का तात्पर्य चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्ति पक्ष के योग में से कृत्रिम संपत्ति के योग को घटाने के पश्चात आई राशि है। यानी इसमें बताया गया जो हमारा शोधन क्षमता अनुपात है या ऋण क्षमता अनुपात है, वह हमारी कुल बाहरी दायित्व, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जो होती है, जो बिजनेस के बाहर पे करनी होती है, जैसे हमने जो हमारे क्रेडिटर्स हैं या जो हमने बैंक से लोन ले रखा है या बिजनेस के बाहर किसी और व्यक्ति से लोन ले रखा है, तो वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हो गई। तो इस तरह की अगर कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं तो उनका संबंध हम अपनी टोटल असेट से करते हैं। यहाँ जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ से मतलब हो गया जो बिजनेस के बाहर की लायबिलिटीज़ हैं, जिसमें हमारे शेयर्स होल्डर हो गए, डिवेंचर्स होल्डर हो गए, डिवेंचर होल्डर हो गए, या हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो हो गए, ये हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में आते हैं। और जो हमारी टोटल असेट्स होती है, टोटल असेट्स के अंदर जो हमारे बैलेंस शीट में जो एसेट साइड का जो टोटल है उसमें से कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल या हमारी जो फिक्स्ड यस असेट्स होती है उनको इसमें से माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद जो राशि बचती है वो हमारी टोटल असेट्स मानी जाती है। यहाँ सॉल्वेंसी रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है सॉल्वेंसी रेशो इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल या आउटसाइड लायबिलिटीज़ अपॉन टोटल असेट्स। अब हम बात करेंगे दूसरा अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशो की। यह अनुपात दीर्घकालीन ऋण व स्वामित्व की पूंजी के मध्य संबंध स्थापित करता है। यह अनुपात बताता है कि व्यवसाय की कुल संपत्तियों का किस प्रकार अर्थ प्रबंधन किया गया है, अर्थात कितना भाग स्वामी की पूंजी से व कितना भाग ऋणों के माध्यम से संग्रहित किया गया है। तो इसमें जो डेब्ट इक्विटी रेशो है, ऋण क्षमता अनुपात है, वो व्यवसाय की दीर्घकालीन जो ऋण है और
जो ऑनर्स फंड है, जो ऑनर्स कैपिटल है यानी मालिकों की जो पूंजी है, उनके बीच में रिलेशन को बताता है। यह अनुपात जो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशो है, वो इस बात को भी शो करता है कि जो बिजनेस की टोटल असेट्स हैं उनको किस प्रकार यूटिलाइज किया जा रहा है, उनका यूज़ हम किस प्रकार कर रहे हैं, यानी उनका जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से किया गया। कि जो हमारी टोटल जो कैपिटल है, व्यवसाय की जो टोटल एसेट्स है या टोटल कैपिटल है, उसमें कितना, या जो बिजनेस की जो टोटल एसेट्स होती हैं उसमें कितना पार्ट ऑनर्स कैपिटल का है, यानी जो संपत्तियां हैं उसमें से कितना भाग स्वामी की पूंजी से लिया गया और कितना भाग ऋणों के माध्यम से लिया गया है। अब इस अनुपात के जो गणना का सूत्र है वह है डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन लॉन्ग टर्म लोन्स, एक्सटर्नल लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म्स लोन अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज या शेयर होल्डर फंड। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, स्वामित्व अनुपात, प्रॉपराइटरी रेशो। यह अनुपात स्वामित्व फंड व कुल संपत्ति के मध्य संबंध को दर्शाता है। स्वामित्व अनुपात में अंश पूंजी, संचय व आधिक्य को शामिल करते हैं। कुल संपत्ति का आशय स्थायी, चालू व कृत्रिम संपत्ति के योग से है। तो इसमें यह बताया गया कि जो प्रॉपराइटरी फंड है, प्रॉपराइटरी रेशो है, उसके अंदर जो स्वामित्व अनुपात है या स्वामित्व अनुपात के अंदर जो स्वामित्व फंड है यानी ऑनर्स जो फंड होता है, मालिकों का जो फंड है, उसका संबंध हम अपनी टोटल एसेट से करते हैं। यहाँ ऑनर्स फंड के अंदर हम शेयर कैपिटल को, रिजर्व को और सरप्लस को इंक्लूड करते हैं, और साथ ही यहाँ जो टोटल असेट्स होती है उसमें बिजनेस की जो भी फिक्स असेट्स हैं, करंट असेट्स हैं, आर्टिफिशियल असेट्स हैं या जो फिक्सड असेट्स होती हैं उनको यहाँ शामिल कर लिया जाता है। इसकी गणना का जो सूत्र है वह है प्रॉपराइटरी रेशो इक्वल टू ऑनर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, स्थायी संपत्ति अनुपात, फिक्स असेट्स रेशो। यह अनुपात दीर्घकालीन फंड व शुद्ध स्थायी संपत्तियों के मध्य संबंध को दर्शाता है। दीर्घकालीन फंड में अंशधारियों का कोष या फंड एवं दीर्घकालीन ऋणों को शामिल किया जाता है। स्थायी संपत्तियों में स्थायी संपत्ति व दीर्घकालीन विनियोगों को शामिल कर स्थायी संपत्ति का ह्रास घटा दिया जाता है। तो इसमें बताया गया कि जो हमारा स्थायी संपत्ति अनुपात है, फिक्स असेट्स रेशो है, वह जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं और जो हमारी नेट फिक्स असेट्स होती हैं उनके बीच में रिलेशन को शो करता है। यहाँ जो हमारा लॉन्ग टर्म फंड है इसके अंदर शेयर होल्डर फंड को हम इंक्लूड करते हैं, और साथ ही जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन है, हमारे दीर्घकालीन ऋण हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, इनको जोड़ने पर जो हमें राशि प्राप्त होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म फंड कहलाएगी। इसी तरह से यहाँ जो हमारी स्थायी संपत्तियों का आशय होता है, स्थायी संपत्ति जो फिक्स असेट्स है उसके अंदर, उसमें जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते हैं और डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो जो शेष बचता है वो हमारा स्थायी संपत्तियां यहाँ मानी जाएंगी। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स असेट्स रेशो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म फंड्स अपॉन नेट फिक्स असेट्स। इसी क्रम में हमारा अगला है पांचवा, ब्याज आवर्त अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ब्याज आवर्त अनुपात का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि एक कंपनी कितनी आसानी से अपने अदत्त ऋणों का पर ब्याज का भुगतान कर सकती है। तो इसमें ये बताया गया कि जो कंपनी है वह कंपनी को जो लोन पे करने हैं उन पर वो किस तरह से या किस तरह से अपने ऋणों पर ब्याज का भुगतान कर सकती है। यानी कुल मिलाकर जो ब्याज आवर्त अनुपात है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, उसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि जो कंपनी है, हमारी संस्था है, वो जो हमारे ऋण हैं, लोन्स हैं, उन पर इंटरेस्ट पे कर सकती है या नहीं कर सकती, और कर सकती है तो कितना कर सकती है। यदि अनुपात कम है तो यह कंपनी के अधिक ऋणों से ग्रस्त भार को दर्शाता है। यदि कंपनी का ब्याज आवर्त अनुपात 1.5 या इससे कम है तो कंपनी के ब्याज का भुगतान कर पाना एक प्रश्न चिन्ह है। तो इसमें बताया गया कि जो हमारा ब्याज आवर्त अनुपात है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, यदि वो कम होगा तो यह कंपनी के
अधिक ऋणों से ग्रस्त भार को दर्शाता है, यानी कम ब्याज आवर्त अनुपात, यानी जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर लो है, कम है, तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाता है कि कंपनी के ऊपर लोन्स का लोड बहुत अधिक है। और साथ ही जो अगर हमारा ब्याज आवर्त अनुपात 1.5 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने ऋणों पर, कंपनी ने जो लोन लिए हैं उन पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है या उनको भुगतान करने में समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसका जो फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इजिकल टू EBIT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट प्लस एक्सपेंसेस, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये इसका फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा सॉल्वेंसी रेशो और उसमें ज्ञात किए जाने वाले अनुपात जो आपको समझ में आए होंगे। इसमें यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।